और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम लोग आज फिर इस पटल पर एक दूसरे से जुड़ पाए हैं और एक दूसरे से रूबरू हो पाए हैं। आज का विषय शुरू करने से पहले आप सभी विद्वत जनों को और छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि नागेश सर ने आपको बताया भी होगा कि आज हम लोग हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग सीधे अपने विषय पर आते हैं और आज का विषय बहुत ही रोचक है, क्योंकि रोचक इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो एकेडमिक से रिलेटेड है उन पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और जो एकेडमिक से इतर चीज़ें हैं जिनसे उस दृष्टि दिव्यांग को समाज में, घर में अपना जीवन यापन करना है, उन चीज़ों पर हम उस तरीके से फोकस नहीं करते जिस तरीके से हमें फोकस करना चाहिए। बच्चे के जिन एक्टिविटी को जो एकेडमिक से इतर है, उन एक्टिविटी को सिखाने के लिए, उन एक्टिविटी को समझाने के लिए बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे के शिक्षक और बच्चे के समाज दोनों का बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग पिछले 3 सेशन में एक दिन हम लोगों ने ओरिएंटेशन मोबिलिटी पे चर्चा करी है, एक दिन हम लोगों ने डीएलएस पे चर्चा करी है, डेली लिविंग स्किल्स पे चर्चा करी है, एक दिन हम लोगों ने सेंसरी ट्रेनिंग पे चर्चा करी है, और आज का विषय है होम मैनेजमेंट अर्थात गृह प्रबंधन से संबंधित। गृह प्रबंधन एक ऐसा विषय है जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दृष्टि दिव्यांगजन हो, चाहे वो दृष्टिवान व्यक्ति हो। हम सभी के लिए प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम गृह प्रबंधन को और थोड़ा सा ब्रॉड, बड़ा कर देते हैं, बृहद कर देते हैं और प्रबंधन नाम देते हैं। प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रबंधन के हम अपने जीवन को सही तरीके से, अच्छी तरीके से जीने में सक्षम नहीं हो पाते। और अगर हमें अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से जीना है तो प्रबंधन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब छोटे बच्चे थे तभी से हमें प्रबंधन सिखाया गया। कैसे? जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग को अपने कपड़े कैसे पहनने हैं, ये भी एक तरीके का स्वयं को तैयार करने का प्रबंधन था। हमें जब हम अपना होमवर्क करते थे, स्कूल से आया हुआ होमवर्क करते थे, तो मम्मी और पापा डांटते थे कि अपनी बुक्स, अपनी कॉपी किताबें अपने बैग में रखिए, संभाल के रखिए। ये प्रबंधन, अपना जो बैग था, स्कूल बैग था, उसका मैनेजमेंट था, स्कूल बैग को प्रबंधित करने का तरीका था। हमारे मम्मी पापा हमें डांटा करते थे कि आप अपने टॉयज, खिलौने सही जगह पे रखिए। आज हम अपने बच्चों को डांटते हैं कि अपने टॉयज सही जगह पे रखिए, अर्थात यह भी एक तरीके का प्रबंधन है। हमारे मम्मी पापा जब हम कपड़े निकाल कर और उसका शर्ट का बटन भी नहीं खोलते थे, इवन आस्तीन का बटन भी नहीं खोलते, और शर्ट को निकाला और ऐसे करके फेंक दिया, अपना बनियान जो भी है उसको निकाला फेंक दिया, पैंट को फेंक दिया, पैंट में से बेल्ट नहीं निकाला, उसको ऐसे ही फेंक दिया। हमारे मम्मी पापा कहा करते थे कि इसको इस तरीके से रखना होता है, इस तरीके से इसको रखो तो अच्छी तरीके से रखा जाए। यह भी एक प्रबंधन था। अर्थात जब हम छोटे बच्चे थे तभी से हमको प्रबंधन सिखाया जा रहा है, और प्रबंधन सिखाए जाने के बाद में हो सकता है कि हमने धीरे धीरे उन चीजों को सीखा हो, काफी टाइम लगा हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस प्रबंधन की वैल्यू, उस प्रबंधन का जो मूल्य क्या था वो हमें समझ में आया। कैसे समझ में आया? जब हम बड़े हुए और हमने देखा कि हमारे घर में कोई मेहमान आया और हमारे कपड़े सही जगह पे नहीं पड़े हुए हैं, तो अचानक हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि देखिए, हमारे पिताजी कहते थे, माताजी कहती थी, इनको कपड़ों को सही रखना है, तो उनको उचित जगह पर ले जाके हम लोग रख देते हैं। दैट इज प्रबंधन। इसी को प्रबंधन कहते हैं।
आपने देखा होगा कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का बड़े अच्छे तरीके से कैरिंग करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको सही तरीके से मैनेज करके, उनको लेमिनेट करके, प्रॉपर उनको सही तरीके से फाइल में रखते हैं, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट खराब ना हो। वो डॉक्यूमेंट्स का एक मैनेजमेंट हो गया। अपनी जो मेडिसिन हैं उनको ऐसी जगह रखते हैं कि हमें जब चाहे वो मेडिसिन मिल जाए, हम आसानी से उनको खोज पाएं। ये हमारी जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स का मैनेजमेंट हो गया, किचन मैनेजमेंट, हमारा जो बेड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम लोग प्रबंधन करते हैं। और इसीलिए अगर हमारा प्रबंधन सही है तो दूसरे की नज़रों में जब भी हमारे यहाँ कोई हमारे यहाँ कदम रखता है, हमसे कोई बातचीत करता है, हमसे कोई मिलता है, तो उसे हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व में एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। वो हमारे व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है और कहता है, सोचता है और कहता है कि ये व्यक्ति अपने आप को वेल मैनेज्ड रखता है, पूरी तरीके से प्रबंधित रखता है। तो दैट इज प्रबंधन। हम अपने जो शर्ट है, शर्ट पैंट को प्रेस करके रखते हैं, उचित तरीके से उसको अच्छे तरीके से पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। तो आज हम लोग दृष्टि दिव्यांगजनों के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए कि हम अपना मैनेजमेंट तो खुद ब खुद कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने हमें सिखाया, हमारे पेरेंट्स ने हमसे ये बोला कि आप इस तरीके से रखिए, तो मैनेजमेंट करने की कला हमारे अंदर विकसित हुई, क्योंकि गार्जियन ने शुरुआत से, स्टार्टिंग से हम पे ध्यान दिया और हमको उस मैनेजमेंट को धीरे धीरे सिखाया। लेकिन यही चीज अगर हम लोग दृष्टि दिव्यांग के संक्षेप में, संदर्भ में अगर हम इसको देखें, तो हमें यह ज्ञात होगा कि दृष्टि दिव्यांग जनों के सापेक्ष में जो ओवर प्रोटेक्शन है वो बहुत ज्यादा गार्जियन में, अभिभावक में देखा जाता है। जैसे अभिभावक क्या करते हैं कि उसकी स्कूल की बुक्स आई तो वो उनकी उस दृष्टि दिव्यांगजन की स्कूल की बुक्स को स्वयं ही बैग में रखते हैं, उसके कपड़ों को, उसके बटन को स्वयं ही खोलते हैं, उसके बटन, उसके शर्ट और पैंट को स्वयं ही सही जगह पे रख देते हैं। उसको जब ब्रश चाहिए होता है, टूथपेस्ट चाहिए होता है, तो उठा के उसको हाथ में दे देते हैं। उसको थाली कहाँ पे, खाने के बाद थाली कहाँ पे रखनी है वो उसको बताना नहीं होता है, बल्कि उसकी थाली उठाकर स्वयं ही उस जगह पर रख देते हैं। लेकिन क्या हमारे पेरेंट्स ने ऐसा किया था? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम साइटेड थे। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाने का प्रयास किया कि इस तरीके से ये आप बर्तन उठा के रखो, जाके अपनी थाली उठा के रखो, जाके खाना जो है खुद से खाने का प्रयास करो, चम्मच से खाने का प्रयास करो। तो ये सारी चीजें हमारे गार्जियन हमें स्वतः सिखा रहे थे। लेकिन दृष्टि दिव्यांग के सापेक्ष ये चीजें पूरी तरीके से पेरेंट्स पर डिपेंड हो गई और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चे से ज्यादा हो गया। अब हुआ क्या कि जब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, तो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने की वजह से जो बच्चा है वो स्वतः नहीं सीख पाया, और स्वतः नहीं सीख पाया इस वजह से क्या हुआ कि वो अपने जीवन में उस एक्टिविटी को कैसे किया जाए ये शायद उसको पता नहीं हो पाया। तो यहां पर पेरेंट्स की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की एक डायरेक्टर महोदया थी, निदेशक महोदया थी। उनके खुद के बताए हुए जो वाक्य हैं, उनके खुद के बताए हुए अनुभव मैं आपके बीच में साझा करता हूं। वो बोली एक दिन कि मेरे पिता ने एक दिन जब मैं दृष्टि बाधित हो गई तो मेरे पिता ने मुझसे बोला, मुझे किसी जॉब के लिए अपना जो है फॉर्म भरना था। तो मेरे पिताजी ने बोला कि नहीं, आज जो भी तुम्हारा फॉर्म है वो तुम खुद भरोगी और तुम खुद ही उस फॉर्म को पोस्ट करने के लिए जाओगी। तो उन्होंने मन में सोचा कि कैसे माँ बाप हैं, मैं दृष्टि दिव्यांग हूं और दृष्टि दिव्यांग होने के बाद में ये मुझसे कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स, जो अपना फॉर्म है वो खुद भर के आओ। मैं वहां कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, इतना इन्हें इतना नहीं पता।
मुझको लगता है कि मैं इनकी सगी संतान नहीं हूं बल्कि सौतेली संतान हूं, तो इसीलिए ये आज मुझसे ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी को मेरे बारे में बहुत ही चिंता है। पिताजी को कोसते हुए, पेरेंट्स को कोसते हुए वो पोस्ट ऑफिस गई, और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद में उन्होंने क्या हुआ कि अपने कार्यों को, जो उन्हें फॉर्म भरना था उसको सही से किया। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लोगों से पूछना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने उस कार्य को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया और वापस आ गई। अगली बार जब फिर फॉर्म भरने की बारी आई तो उन्हें पता था कि पिताजी वही बोलेंगे, वो खुद अपने आप ही घर से निकल गई और उसी तरीके से उन्होंने अपना फॉर्म भरा और वापस आ गई। लेकिन जब वो बड़ी हुई और जब एक उन्हें वो सोच उनके अंदर वो तर्क डेवलप हुआ, वो तर्क विकसित हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस दिन इस तरीके से नहीं बोला होता तो शायद मैं उस पोस्ट ऑफिस में जाकर जो एक्टिविटी कराई गई है, जो एक्टिविटी करनी होती है, उनके बारे में मैं अच्छी तरीके से नहीं जान पाती। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल देखिए, पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट था। पेरेंट्स ने क्या किया कि उनका जो प्रोटेक्शन था, जो ओवर प्रोटेक्शन था, वो कम किया, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा, और इंडिपेंडेंट छोड़ने के बाद में उन्होंने खुद को मैनेज कैसे किया जाए, उस पोस्ट ऑफिस में जाकर खुद को कैसे मैनेज करना होता है, कैसे पोस्ट ऑफिस की क्यू में खड़ा होना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, कैसे वहां पे कहाँ पे स्पीड पोस्ट करनी होती है, सारी चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी एकत्रित की। और एक दिन के मतलब 2-3 अटेम्प्ट के बाद में वह स्वतः इस लायक हो गए कि उन्होंने वो कार्य अपने आप खुद ब खुद सीख लिया करना, और आगे जाकर वो दूसरे लोगों को भी बताने लगे कि इस तरीके से अगर आप जाओगे तो वहां क्यू में लगना होता है, लाइन में लगना होता है, इस तरीके से आप अपने कार्य स्वतः कर सकते हैं। देखिए पेरेंट्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट था। तो किसी भी मैनेजमेंट के लिए पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्टिंग में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो प्रबंधन करने का उसको क्या क्या चीजें उसकी नीड है उस टाइम, मैं नीड की बात हर बार करता हूं क्योंकि आवश्यकता जरूरी है। अगर उस व्यक्ति को उस चीज की आवश्यकता नहीं है तो प्रायोरिटी में उसको ना लें। जो चीज उस उम्र के हिसाब से आवश्यक है सबसे पहले उसको कराने का प्रयास करें। देखिए उस बच्चे के लिए जब वो छोटा है तो उसके लिए प्रबंधन करने का क्या, किस तरीके से पेरेंट्स को प्रबंधन में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि छोटा बच्चा है तो सबसे पहले उसका कार्य क्या होता है, ब्रश करना, ठीक है, अपनी स्लीपर सही जगह पे उतारना, जो पहले मैंने चर्चा की थी, अपनी स्लीपर्स को सही जगह पे उतारना। जब बिस्तर से उठता है तो जो पिलो है उसको सही जगह पे रखना, ठीक है, अपने शूज को सही जगह पे रखना, अपनी शर्ट को सही तरीके से उतारना। दैट इज, ये जो बच्चा है उसके लिए उस टाइम वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो उस बच्चे को यह सिखाएं कि इन चीजों को अच्छी अच्छी तरीके से किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से स्थित है या नहीं। अगर बच्चा उठा सुबह और उसकी पिलो गलत साइड में या चारपाई के बिल्कुल बीच में रखी हुई है तो बच्चा क्या पिलो को सही जगह पे रखना सीख जाए। देखिए छोटी सी एक्टिविटी करना सीख लिया। जो बिस्तर है उसकी सिलवटों को, जो हम लोग सोते हैं, सोने के बाद जब हम लोग सुबह जब उठते हैं, उठने के बाद अक्सर देखा है कि हमारे बेड में, हमारे बिस्तर में सिलवटें पड़ जाती हैं। उन सिलवटों को कैसे दूर करना है, पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट
कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। संबंधित हाँ, आवाज इस समय रुके हुई है, कुछ नेट का मामला है। जल्द ही सेट करके और तो तुरंत और पुनः जुड़ते हैं हम लोगों से। फोन से जुड़ने में ये समस्या रहती है कि अगर फोन आ गया तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। बहुत जल्द ही जुड़ रहे हैं हम लोगों से। तब तक मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं। वैसे सभी लोगों को इस बात की सूचना होगी, लेकिन पुनः मैं बता दूं कि आप लोगों के आज जो हमारी मातृभाषा हिंदी के महत्व को महत्वित करते हुए उसकी उत्कृष्ट आलिंगनिक स्वरूपात्मक व्यवस्था को स्थापित करने हेतु हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज शाम 4 बजे हिंदी दिवस का एक समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी छात्र, सभी सेंटर के सभी छात्र आमंत्रित हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मथुरा से संतोष जी भी जुड़े हैं, तो वे भी आजकल बस मौन मौन जुड़ते हैं और फिर इधर उधर हो लेते हैं। तो उनसे मैं चाहूंगा कि वे भी छात्रों सहित शाम के वाले कार्यक्रम में आए। कारण यह है कि शाम का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, 5 विश्वविद्यालय के वे प्रोफेसर हमारे बीच होंगे जिनको लगभग एक सांस सुनना इस समय वर्तमान परिस्थिति में असंभव है। 5 नेशनल यूनिवर्सिटी के और तनेजा साहब जैसे प्रोफेसर जो हिंदी की वो उत्कृष्ट स्थिति है कि जिनको प्राप्त कर पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसे व्यक्तित्व को हम आप सुनेंगे। तो सर हमसे जुड़ चुके हैं, सर के विषय पे ही हम लोग रहते हैं, विषयांतर ना हो। तो आदरणीय सर आप कंटिन्यू जी। क्षमा करिएगा, टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी लिमिटेशन है कि कभी कभी ये सब हो जाता है। एक्चुअली में मेरे फ़ोन में आया और यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया मैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मतलब उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब वो मोबिलिटी कर रहा है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अगर बैरियर है और बैरियर में वो टकराया, टकराने के बाद में क्या होगा कि उसकी हिम्मत, उसका जो डर है वो अंदर अंदर आएगा और उसकी वजह से वो मोबिलिटी दोबारा नहीं करेगा। वो मोबिलिटी में लिमिटेशन, उसकी मोबिलिटी में लिमिटेशन आ जाएंगी, क्योंकि उसको लगेगा कि कहीं वो किसी भी ऑब्स्टिकल से टकरा ना जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले एक महानुभाव ने कहा था कि उसको ओरिएंटेशन कराना है, उसको अनुस्थिति ज्ञान कराना है उसके घर के बारे में। बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है कि उसको घर के बारे में ओरिएंटेशन कराएं, अनुस्थिति ज्ञान कराएं, और चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको घर के बारे में ओरिएंटेशन कराएं और उसके रास्ते में जो भी मतलब घर में जो चीजें पड़ी होती हैं, जैसे कि चेयर हो गई, जैसे कि टेबल हो गया, जैसे कि चारपाई हो गया, जैसे कि और चीजें हो गई, फ्रिज हो गया। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग घर में अनफॉर्चुनेटली हम लोग बदलाव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूंगा, जब ऐसा कभी मन होता है कि आज हमारा ये चारपाई जो है इस जगह पे अच्छा नहीं लग रहा है, सोफा इस कमरे में अच्छा नहीं लग रहा है, आज इसको शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ, है ना। टेबल को आज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है, आज दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं।
आज चारपाई यहाँ बेड अच्छा नहीं लग रहा, आज बेड का सिरहाना इस तरफ कर देते हैं। जब भी आप ये चेंजेस करें, ये बदलाव करें, तो उस दृष्टि बाधित बच्चे को, उस दृष्टि दिव्यांग बच्चे को उन चेंजेस से, उन परिवर्तनों से अवगत कराएं, ताकि उस ओरिएंटेशन के बारे में, जो ओरिएंटेशन, जो चीजें जो परिवर्तित करी गई हैं, उनका ओरिएंटेशन उस दृष्टि दिव्यांग बच्चे को हो, और वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करे, जब जाए, तो वो क्या करे कि वो स्वयं बिना टकराए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके, और उसको पता हो कहाँ पर कुर्सी है, कहाँ पे मेज है, कहाँ पे फ्रिज है, जिससे कि अपने आप को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का रोल यह भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी दृष्टि दिव्यांग बच्चे का कोई सामान अगर उसने खुद मैनेज अपने आप को किया हुआ है, या वो अपना ब्रश एक जगह पर रखता है, अपना गिलास एक जगह पर रखता है, अपनी स्लीपर्स एक जगह पे रखता है, अपना जो शर्ट पैंट एक जगह पे रखता है, तो जब भी इन चीजों को परिवर्तित किया जाए, जब भी इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाए, साफ सफाई के समय या अन्य किसी भी समय, दोबारा इनको उसी जगह पे व्यवस्थित करना जरूरी है, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड ने उन चीजों का ओरिएंटेशन कर रखा है, और जब भी वो उन चीजों को सर्च करेगा, जब उसकी आवश्यकता होगी, उन चीजों को ढूंढेगा, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उसी जगह पे ढूंढेगा जहां पे उसने उस चीज को रखा हुआ है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि पेरेंट्स उसको उस मैनेजमेंट, उन चीजों से अवगत कराएं, ओरिएंटेशन कराएं, अर्थात उस मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं सहयोग दें। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो मैनेजमेंट उसके अंदर आता जाता है, उस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता जाता है, वो अपनी चीजों को सहेज के और सही तरीके से व्यवस्थित रूप में रखना शुरू कर देता है। तो जब वो बड़ा होता है तो और भी चीजों को खुद ब खुद मैनेज करने लगता है, और विजुअली इंपेयर्ड के संदर्भ में मैनेज करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मान लिया एक दृष्टि दिव्यांग बच्चा है और उसको अपनी शर्ट पैंट कपड़े सही जगह पे व्यवस्थित रखने हैं, तो आप क्या करेंगे, पेरेंट्स का सहयोग होगा। एक अलमीरा में एक खाना उसका भी होगा जो कि दृष्टि दिव्यांग बच्चा है, और जो पेरेंट्स हैं वो उसको अवगत करा देंगे कि अलमारी में उस खाने की स्थिति क्या है। वो दृष्टि दिव्यांग बच्चा अपनी शर्ट पैंट को उसी खाने में व्यवस्थित करके रखेगा, जिस शर्ट के साथ पैंट रखनी है वैसे, सॉक्स को किस तरीके से रखना है, हैंकी को किस तरीके से रखना है, तो वो उसी तरीके से व्यवस्थित करके अपना रखेगा जाके। अब देखिए, यहां पर अगर बच्चे को साथ में आपने लिया, देखिए मेरा बच्चा है छोटा, मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल लेता हूं, दृष्टि दिव्यांग है मान लिया, तो मैंने क्या किया कि उस बच्चे को एक अलमारी में एक पोर्शन दे दिया और उसका हाथ पकड़कर या उसको टच कराकर बता दिया कि आपका साइटेड गाइड टेक्निक से या दूसरे तरीके से ओरिएंटेशन करा दे कि देखिए अलमारी ये है, और अलमारी को इस तरीके से खोलोगे तो अलमारी की इस जगह पर ये तुम्हारा खाना है, और यहाँ पर क्या करोगे, ये अपना पैंट और शर्ट इस तरीके से फोल्ड करके, फोल्ड भी करना सिखाना है, फोल्ड करके और यहाँ पे रख दोगे। अब देखिए, बच्चे को आपने उससे अवगत करा दिया, बच्चे को ओरिएंटेशन दे दिया। अब जो भी बच्चा है वो क्या करेगा, अगली बार सबसे पहले अपनी चीजों को व्यवस्थित करके अपने कपड़ों को सीधे वहां पे रखेगा जाके, और जब भी उसको जरूरत होगी तो उसको आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही वो अपनी चीजों को वहां से ढूंढ लेगा और पहचान लेगा कि भाई ये चीज है। हो सकता है कलर मैचिंग में उसको प्रॉब्लम हो, कलर मैचिंग वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन और सारी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए वो स्वयं ही सक्षम है, वो आसानी से व्यवस्थित कर पा रहा है। आपने ब्रश और टूथ पेस्ट बता दिया कि आप यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से आपको टूथपेस्ट और ब्रश उठाना है, यहीं पे रखा हुआ है। ब्रश में आपने एक मार्क लगा दिया, एक क्लू दे दिया और उसको बता दिया कि सभी ब्रश के साथ में आपका ब्रश रखा हुआ है, आपको इस तरीके से यहाँ से ब्रश अपना ढूंढ सकते हैं। बच्चे को पता चल गया और बच्चे की आप पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई और वो स्वतः अपने ब्रश को उठा लेता है जाके। आपने बता दिया कि
जो चप्पल या जूता रखने की ये जगह है और यहाँ पर से आप उठा लेंगे और यहीं पे ये रखा हुआ है, ये चप्पल है आपकी, ये जूता है, यहाँ से आप पहचान लीजिएगा। वो बच्चा अपने को व्यवस्थित करता है और क्या किया, शो केस में आपने एक उचित डायरेक्शन दे दिया, मतलब राइट साइड में तुम्हारी ही चप्पल रखी जाएंगी, तुम्हारे ही जूते रखे जाएंगे, तो वो और जगह सर्च नहीं करेगा, ढूंढेगा नहीं, वो व्यवस्थित होकर जहां पर उसके आपने जो जगह बता दी है वहीं पे जाकर वो अपनी चीजों को सर्च करेगा, अपने जूते या चप्पल को सर्च करेगा और वहीं से आराम से उठा लेगा। देखिए आपकी थोड़ी सी हेल्प उसे जरूरत पड़ी और उसने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होने लगते हैं और वो उसका जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं वो भी चेंज होने लगती हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा है, बड़ा है, जब वो बड़ा हुआ तो जरूरत हुई उसको साफ सफाई की। साफ सफाई कैसे रखनी है, फ्लोर को साफ कैसे करना है, पोछा कैसे लगाना है ना, घर को कैसे व्यवस्थित रखना है, ये भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अपने किचन को कैसे व्यवस्थित रखना है, ये भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब हम लोग आते हैं कि सबसे पहले साफ सफाई, पोछा झाड़ू कैसे उसे करना है। देखिए पोछा झाड़ू करने में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं, इसलिए हम लोग हर जगह पर टेबल के नीचे घुसकर, कुर्सी के नीचे घुसकर हर जगह आराम से पोछा और झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, या बड़ा जो विजुअली इंपेयर्ड हो जाता है उसके लिए यह मुश्किल होगा। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही विजुअली इंपेयर्ड हैं, दोनों ही दृष्टि दिव्यांग हैं। तो उस घर में उन्हें पोछा भी लगाना है, उन्हें झाड़ू भी लगाना है, उन्हें घर को व्यवस्थित करना है, उनको कपड़े भी साफ करने हैं। तो क्या करना है कि अगर स्टार्टिंग में हमने उनको सिखाया है या स्टार्टिंग में हमने उनको बताया है तो उनके दैनिक जीवन में आसानी आने वाली है और वो आसानी से अपने कार्यों को उचित तरीके से कर सकते हैं। झाड़ू पोछा लगाना है तो हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हम झाड़ू कहीं से शुरू कर देते हैं और देख देख के सारी झाड़ू लगा लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जब विजुअली इंपेयर्ड इस चीज को शुरू करता है तो उसको क्या बताना है कि एक एंड से लेकर, कमरा अगर चौकोर है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर शेप में है, तो एक एंड से, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक जाना है, दूसरे कॉर्नर से फिर उसी डायरेक्शन में आना है। तो इस तरीके से बढ़ते हुए उसको झाड़ू और पोछा लगाना वो सीख सकता है, जिससे कि उसे ये पता चल जाएगा कि उसने सारे स्थान को कवर किया है या नहीं कवर किया है। उसको यह भी बताना है कि जो बेड है उसके नीचे आपको सफाई करनी है, जो टेबल है उसके नीचे भी आपको सफाई करनी है। यह भी उसको उचित प्रकार से अगर आप बताएंगे तो वो आसानी से सीख लेगा और आसानी से अपने कार्यों को कर सकता है। किचन मैनेजमेंट में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो किचन में जो सामान रखते हैं, जो चीजें रखते हैं, जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, जैसे कि चीनी हो गई जिसकी रोज जरूरत पड़ती है, जैसे कि लाइटर हो गया, जैसे कि बर्तन हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग नहीं करना है। जैसे हम लोग करते हैं अपने लिए वैसे ही दृष्टि दिव्यांग के संदर्भ में ही करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने बर्तन के लिए एक अलग तरीके का रैक रखा होता है या स्टील का एक मिलता है, उसमें बर्तन हम लोग लगाते हैं। तो अगर विजुअली इंपेयर्ड के साथ में भी अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी, वो आसानी से अपनी चीजों को उस रैक से ढूंढ लेगा और आसानी से वहीं पे रख देगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आता है दूसरी चीज आती है कि जब हमारे चाय, चीनी वगैरह ये सारी चीजें हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग ढूंढते हैं और रखते हैं, तो उसके लिए भी एक जहाँ पे हम लोग ये डिब्बे लगाते हैं वहां पे भी जरूरी है कि हम लोग क्या करें कि उनका डायरेक्शन जो है, उनकी दिशा, एक नियत दिशा रखें, एक निश्चित दिशा रखें, जिससे कि हमें ढूंढने में, उस विजुअली इंपेयर्ड को ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, कहाँ पे चाय रखी है, कहाँ पे चीनी रखी है, ये सारी चीजें। और हो सके तो हम लोग क्या करें कि हम लोग उन डिब्बों में कुछ मार्किंग कर सकते हैं, कुछ क्लू बना सकते हैं, ब्रेल में भी हम लोग लिख सकते हैं, जिससे कि जब भी दृष्टि दिव्यांग उन चीजों से उस ढूंढना चाहे, उन चीजों को वो वहां से मिस हो जाती हैं और वो दोबारा उनको ढूंढना चाहे, तो उस क्लू के माध्यम से या उस रैपर के माध्यम से या उस ब्रेल लिखे के माध्यम से
वो अपनी चीजों को सही तरीके से ढूंढ ले। आसानी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब एक जैसे डिब्बे हैं, अक्सर हम लोग किचन में देखते हैं कि जैसे च्यवनप्राश का डिब्बा लाए तो च्यवनप्राश खाया, डिब्बा खाली हुआ, उसमें कोई चीज उठा के रख दी, ठीक है। दूसरा डिब्बा च्यवनप्राश का उसी कंपनी का लाए, उसमें फिर कोई और चीज रख दी। अब देखिए उसमें रैपर भी सेम है, और रैपर अगर हट गया है तो उसकी डिजाइन भी सेम है। एक में हमने अरहर की दाल रख दी, एक में हमने मसूर की दाल रख दी, और एक में हमने चने रख दिए। अब क्या है कि हम जब उन चीजों को ढूंढते हैं तो हमें क्या है, हम वो उन चीजों को ढूंढ नहीं पाते, हमें खोल के देखना पड़ता है। या हम लोग क्या करते हैं, एक क्वालिटी है हम लोगों में, हम लोग बजा के देखते हैं डब्बे को, ठीक है। डब्बे को बजाया, और अगर कोई हैवी चीज लग रही है तो उसमें साउंड अलग होगा, और अगर उसमें कोई छोटी चीज है तो उसका साउंड अलग होगा। अगर बड़ी दाल है, अगर अरहर की दाल है तो साउंड अलग होगा, और अगर मसूर की छोटी छोटी दाल है तो उसका साउंड अलग होगा। देखिए एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चा भी उस साउंड से पहचान सकता है, उसके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी उस साउंड से पहचान सकता है। लेकिन इससे पहले उस साउंड के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो साउंड से नहीं पहचान सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे मैंने बताया एक ब्रेल का रैपर लगा दिया और हाथ से वो उंगली फिराता है और उसको पता चल जाता है। हम लोग भी करते हैं, बचपन में हम लोग क्या करते थे, जैसे कि सूजी और जो जिसका सूजी का हलवा बनाते हैं, बेसन है, आटा है किसी में रखा हुआ, तो हम लोग उसमें लिख दिया करते थे प्रिंट में, जिससे कि हमें ढूंढने में परेशानी ना हो और आसानी से मुझे मिल जाए। सबसे पहली चीज है उसका स्थान निश्चित रखना है। दूसरा, कोई क्लू या उस पे ब्रेल से कोई चिट चिपका देंगे तो उस विजुअली इंपेयर्ड के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा, और वो आसानी से अपना किचन का मैनेजमेंट कर सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के लिए जैसा कि एक सोनिक लेबलर आता है, सोनिक लेबलर अगर आप लोगों ने देखा ना हो तो नेट पे सर्च करिएगा, पेन फ्रेंड भी उसे बोलते हैं, सोनिक लेबलर भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारे लेबल्स होते हैं, और वो लेबल्स कुछ वॉशेबल लेबल्स भी होते हैं, मतलब उनको वॉश कर दिया जाए तब भी वो खराब नहीं होते। तो उन लेबल्स को अगर उन डिब्बों में चिपका देंगे, और जैसे ही उस इंस्ट्रूमेंट को जो कि सोनिक लेबलर है उसको वहां पर ले जाएंगे जहां पे स्टिकर चिपका हुआ है, तो वो बोल के बता देता है कि वो क्या चीज है। लेकिन वो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद ही वो बताता है। जैसे कि मेरा एक बेसन का डिब्बा था, मैंने उस पे वो स्टिकर चिपका दिया, और स्टिकर चिपकाने के बाद उस स्टिकर में रिकॉर्ड कर दिया बेसन, ठीक है। अब मैं जब भी उस पेन को उस स्टिकर के पास लेके जाऊंगा, वो पता चल जाएगा कि वो बेसन का डिब्बा है, और आसानी से हम उसको उठा लेंगे। देखिए हमने छोटे से मॉडिफिकेशन किए, हमने छोटे से बदलाव किए, और वो बदलाव करने के बाद हमारे जो दृष्टि दिव्यांग लोग हैं, हमारे जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, हमारे जो दृष्टि दिव्यांग युवक हैं, वो अपने किचन को आराम से मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैनेजमेंट में हमारी भूमिका होनी चाहिए, हम किस तरीके से, हमारी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और हम कैसे अपनी चीजों को मैनेज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगले मैनेजमेंट पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अभिलेख, जो हम लोग दृष्टि दिव्यांग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अभिलेख होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जीवन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि हमारी कोई भी मार्कशीट, हमारी कोई भी जो हमारी बैंक की पासबुक है, हमारी चेकबुक है, या कोई और चीज है, हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं उसके लिए आपको बताता हूं। होता क्या है कि बच्चे जो बच्चे या बड़े, जब वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो जाते हैं, साथ साथ में आपका जो हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो जाती है, निवास प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब उनके पास हो जाते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना मुश्किल होता है। होता क्या है कि
दृष्टि दिव्यांग बच्चा जब हमारे पास आता है, मान लिया उसे यूडीआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना है और अब हमारे पास आया, मैंने उससे कहा कि बेटा अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो मुझे दीजिए। अब उसने क्या किया कि उसने फाइल में उन डॉक्यूमेंट्स को भरा हुआ है और उन्होंने अचानक से मेरे सामने फाइल डाल दी और बोले कि सर आप ही निकाल लो इसमें से जो भी है, आप ही ढूंढ लो। वो अपने आप को मैनेज उसने नहीं किया है, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को डिब्बे में एक पैकेट में भर लिया है और वहां पे आपके सामने रख दिए हैं और कहा कि इसमें से निकाल लो। अब हमारी ईमानदारी पे डिपेंड है, अगर हमने एक डॉक्यूमेंट निकाला और एक डॉक्यूमेंट नीचे गिर गया है ना, या एक डॉक्यूमेंट मिस हो गया, सोच लीजिए मेरे पास नहीं आया, किसी फोटो स्टेट की दुकान पे चला गया है, उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स फोटो स्टेट कराने हैं, तो क्या वो फोटो स्टेट वाली दुकान पे बहुत सारी भीड़ होती है, अगर एक डॉक्यूमेंट उसका मिस हो गया तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, बहुत ही बड़ी समस्या वाली बात है। वो अपने उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा कैसे बनवाएगा और किस तरीके से वो अपने आप को उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा कहाँ से ला पाएगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने एक दिन मेरे पास एक एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एनआईवीएच में था, तो एक दिन एक बच्चा आया मेरे पास और उसने कहा कि सर मुझे अपना ये एक जॉब का फॉर्म भरना है, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इसमें से निकाल लीजिए। उसने जैसे ही पैकेट मेरे सामने खोला, बैग में रखे हुए थे, एक छोटा सा बैग था उसी में रखे हुए थे, उसमें कम से कम 3 या 4 चूहे के बच्चे छोटे छोटे, ठीक है, वो चूहे के बच्चे निकले और उसके डॉक्यूमेंट्स को कई जगह से कुतर चुके थे। अब सोचिए, प्रबंधन न करने पर उसके जीवन भर की गाढ़ी कमाई खराब हो जाती है। अगर हम प्रबंधन सही तरीके से सीख लें, हम सही तरीके से प्रबंधन उनको सिखा दें, तो ये समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। ये एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा देखा है। मैंने ये देखा है कि उनके डॉक्यूमेंट्स इस हालात में होते हैं कि उनको आप उन डॉक्यूमेंट्स को देख भी नहीं सकते। किसी ने बताया ही नहीं कि उनके डॉक्यूमेंट्स को अगर वो सही तरीके से रखना चाहते हैं तो उनको लेमिनेट करा लें, उन पर लेमिनेशन करा लें, तो वो डॉक्यूमेंट्स खराब नहीं होंगे। और कुछ ऐसे विजुअली इंपेयर्ड बच्चे होते हैं, वो जब आते हैं हमारे पास में तो वेल मैनेज्ड उनकी फाइल होती है और वो फाइल को जैसे ही हमारे सामने पेश करते हैं दिल खुश हो जाता है। और उनसे पूछिए कि फर्स्ट पेज पे क्या लगा है, वो कहेंगे सर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, निकाल लीजिए। सेकेंड पेज पे आप जाएंगे तो आपको मार्कशीट मिलेगी, हाई स्कूल की मार्कशीट, उससे निकाल लीजिए सर और वहीं पे रख दीजिएगा, ठीक है। तो वो अपने आप को मैनेज करते हैं। तो ये मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, ये मैंने आपको बताया। कैसे किया जाए वो मैं बता रहा हूं। देखिए बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि जो साइटेड व्यक्ति हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते हैं और जो दृष्टि दिव्यांग है वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए अगर हम लोग सबसे पहले क्या करें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेमिनेट कराएं। सबसे पहली बात, लेमिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज वो क्या करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नीचे की तरफ रखेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। लेकिन ऊपर की तरफ रखेंगे तो जैसे ही थोड़ा सा निकालेंगे डॉक्यूमेंट्स को पता चल जाएगा ये मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। ऊपर की तरफ कॉर्नर में राइट साइड में डॉक्यूमेंट के बैक पोर्शन में क्या करें कि कोई भी क्लू बना लें, ठीक है। क्लू बना सकते हैं या ब्रेल का कोई साइनेज लगा लें। ब्रेल का साइनेज लगाने पर यह ध्यान रहे कि वो साइनेज कागज का बना नहीं होना चाहिए, ठीक है। कागज का, अगर कागज के द्वारा कागज पे ब्रेल लिखते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो डॉट्स मिट जाएंगे और वो साइनेज की पहचान नहीं रहेगी। तो अगर मैं तो यही कहूंगा कि एक्सरे पेपर जो होता है, जो प्लास्टिक शीट होती है, उस प्लास्टिक शीट पे अगर लिख के और फेविक्विक से ऊपर की तरफ, जो ऊपर वाला कॉर्नर का राइट कॉर्नर है उसमें जो मार्कशीट है उसके पीछे की तरफ
ऊपर की साइड में अगर उसको चिपका देंगे बैक साइड में, तो जैसे ही आप हाथ लगाएंगे वो पढ़ने में आएगा, वो क्लू आपको पता चल जाएगा और आपकी मार्कशीट पता चल जाएगी कि वो मार्कशीट क्या है, कैसी है, उस क्लू के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्लू बना सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करें कि जो भी सीक्वेंस है उन डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस बराबर से रखें कि सबसे पहला जो पेज है उसमें क्या रखना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फिर क्या रखना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर क्या रखना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। अगर इस सीक्वेंस में रखेंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज भी पता होगा और आप उसको अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हैं। जो लोग इसमें थोड़ा सा भूल जाने वाली बीमारी है या जो इसको देर में समझ पाते हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनकी उस फाइल में आप एक इंडेक्स भी बना सकते हैं। इंडेक्स में क्या होगा, सीरियल नंबर 1, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ब्रेल में लिख देंगे, प्रिंट में भी लिख सकते हैं, और उसके बाद में आगे उसमें जो क्लू आपने लगाया है वो लिख देंगे, वो चिपका देंगे कि ये क्लू होगा तो हाई स्कूल की मार्कशीट, ये दूसरा वाला क्लू होगा तो 12th की मार्कशीट, ये तीसरा वाला क्लू होगा तो ये 12th का सर्टिफिकेट। उससे क्या होगा, जब इंडेक्स बना लेंगे तो उस व्यक्ति को ढूंढने में उस इंडेक्स से वो पता कर लेगा कि फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज में, फोर्थ पेज में क्या लगा हुआ है, और वहीं पर जाकर अपनी चीज को आराम से ढूंढ सकता है। क्या इसमें कोई परेशानी होने वाली है? मुझे तो लगता है अगर इस तरीके से किया जाए तो दृष्टि दिव्यांग बच्चे के लिए कोई परेशानी नहीं आने वाली, बल्कि उसके लिए और ज्यादा आसानी होने वाली है। वो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल है उसमें अच्छी तरीके से उन चीजों को ढूंढ सकता है, उन चीजों को मैनेज कर सकता है। अब देखिए, जहां पे ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं वहीं पे अगर जब आप फोटोस्टेट कराते हैं, आपने जब फोटोस्टेट कराने जाएं वहां पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देखिए, मैंने हाई स्कूल की मार्कशीट दी, मैंने कहा सर इसकी फोटोकॉपी करनी है, एक साथ में नहीं देना है। आपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के सभी को एक साथ में, जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं वो ध्यान रखें कि एक साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स ना दे दें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी ना दे दें, एक एक करके डॉक्यूमेंट्स दें। जैसे कि उन्होंने हाई स्कूल की मार्कशीट दी, सर इसकी फोटोकॉपी निकाल दीजिए 5। जैसे ही उन्होंने 5 फोटोकॉपी दी तो उसको बेल जहां पे उसको लगाना चाहिए वहां पे लगा लिया, साथ में उसकी फोटोकॉपी भी साथ में ही लगा ली। ठीक है, फोटोकॉपी साथ में लगा ली। अब देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फोटोकॉपी साथ में है। अब 12th का सर्टिफिकेट दिया, सर इसकी भी 5 कॉपी, 5 कॉपी उसकी करी, वो भी आपने लगा लिया। अब 5 कॉपी उसकी हो गई। अब जब भी हमें फोटोकॉपी का सेट बनाना पड़ेगा, हम जॉब में जा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, या कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और मुझे सेट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का सेट चाहिए, मैंने क्या किया, सभी जो सेक्शन है, सभी जो एनवलप है उनमें से एक एक चीज निकाल ली और उनको स्टेपल करके उनको जो भी जिन्हें जरूरत है उनको दे दिया। देखिए, पूरी तरीके से हमारा बंच तैयार है और वो आराम से आपके डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और उन्हें पता है बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स सही रखे हुए हैं। जब ऐसा व्यक्ति जो फुल मैनेज्ड होता है, उसमें पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट है और अपना स्वयं का मैनेजमेंट है, जब वो दृष्टि दिव्यांग लोग इंटरव्यू में जाते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं, हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ था लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा चयन नहीं किया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति का चयन किया गया। देखिए, जब भी कोई दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति इंटरव्यू में साक्षात्कार देने के लिए जाता है तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब वो एंटर किया वहीं से उसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है उसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। सबसे पहले जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो नॉक करते हैं, और नॉक करने के बाद जब अंदर से आवाज आती है कि यस कमिंग, तब हम एंटर करते हैं, यही होता है ना। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम लोग उस चेयर की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हमारा इंटरव्यू होना है, चेयर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, उस दरवाजे से और उस चेयर तक आना विजुअली इंपेयर्ड के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए, वो खुद को मैनेज वहां पे कैसे करता है, कैसे, जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर हुआ उसने कहा गुड मॉर्निंग सर, विश किया। गुड मॉर्निंग सर कहने पे दूसरी तरफ से आंसर आएगा
गुड मॉर्निंग आइए, जैसे ही गुड मॉर्निंग आइए कहा, वहीं से उसका मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया। उस आवाज को क्लू मान के उस व्यक्ति को उसी दिशा की तरफ बढ़ना है जिस तरफ से आवाज आई है। इसका मतलब इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में हो रहा है जहां से आवाज आई। विजुअली इंपेयर्ड बच्चा आगे बढ़ा, छड़ी उसके हाथ में है, कोई सहारा नहीं, छड़ी उसके हाथ में है, और छड़ी उसके हाथ में आकर जैसे वो आया, छड़ी जो है हाथ को आगे रखा, लोअर प्रोटेक्टिव टेक्निक का यूज कर लिया, छड़ी को यूज करते हुए हाथ आगे करके, और अगर जैसे ही छड़ी उस कुर्सी से टकराई, उसको पता चल गया कि हाँ चेयर आ गई। उसने चेयर को पीछे खींचा, चेयर को पीछे खींचने के बाद बोला कि सर मे आई सिट हियर। तो वो उन्होंने कहा यस बैठिए। जैसे ही बैठिए कहा, उस व्यक्ति ने अपनी छड़ी जो है उसको फोल्ड करके एक जो भी उसके पास एक पाउच था उस पाउच में रख लिया, और पाउच में रखने के बाद में कुर्सी पे बैठ गया। अब देखिए फिर मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। अब उसको कुर्सी कैसे मैनेज करनी है, तो उसने क्या किया कि जो टेबल है उस टेबल पर दोनों हाथों को रखा। दोनों हाथों को रखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी कुर्सी का डायरेक्शन सीधा है, तिरछा है या कैसा है। तो उसने क्या किया कि अपनी कुर्सी का डायरेक्शन सीधा किया और सर की तरफ निगाह करके या सर की तरफ मुंह करके डायरेक्शन में बैठ गया। देखिए ये प्रेजेंटेशन, जैसे ही जो इंटरव्यूअर है वो ये सारी चीजें देखता है तो वो पूरी तरीके से उस दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति से प्रभावित होता है। देखिए वो इसलिए प्रभावित होता है, तो विजन की एब्सेंस में उसने इन सारी चीजों को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया ये मायने रखता है। अब नेक्स्ट अगला, उसने अपनी फाइल को सामने रखा, और फाइल को सामने रखने पे उन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। उसने फाइल को ओपन किया और फाइल को ओपन करके सर की तरफ घुमाया। देखिए सीधी फाइल कैसे है, उल्टी कैसे फाइल है, इसमें भी क्लू बना सकता है। तो उसने सर की तरफ फाइल को घुमाया और फाइल को ओपन किया और कहा सर दिस इज माय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सर दिस इज माय 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, दिस इज माय दिस सर्टिफिकेट। जैसे ही जो इंटरव्यू में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों की जो सोच है वो परिवर्तित होगी। वो सोचेंगे कि ये व्यक्ति अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे ऑफिस के लिए, ये हमारे यहाँ के लिए, ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और इस तरीके से अगर ये मैनेज कर रहा है तो ये खुद अपने आप को मैनेज कर लेगा और डिपार्टमेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेगा, है ना। अब देखिए वो व्यक्ति जो योग्य था, जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी, और जो व्यक्ति जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, जिसने अपने आप को अच्छे तरीके से पेश किया उस टाइम जब इंटरव्यू हो रहा था, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति के बारे में जो सोच है वो इंटरव्यूअर की सकारात्मक होगी, और वो उसी व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, जो अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। वो योग्यता में थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है उस व्यक्ति को वो तरजीह देंगे, उस व्यक्ति को प्रेफरेंस देंगे। तो हमारे विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए, जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्वयं को किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से स्वयं का मैनेजमेंट होना चाहिए, उनके घर का मैनेजमेंट होना चाहिए, उनके ऑफिस का मैनेजमेंट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मैनेजमेंट को कराने में हम अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए एक और छोटा सा मैनेजमेंट, एक और छोटे से मैनेजमेंट पे बात कर लेते हैं। एक बच्चा जो कि पर्स रखता है, पैसे भी रखता है उसमें, और पैसे रखने पे वो क्या करता है, जब वो नोटों को अच्छे तरीके से पहचानना नहीं जानता है अच्छे तरीके से, लेकिन वो पर्स मैनेजमेंट जानता है, वो पर्स को किस तरीके से मैनेज करे वो उस चीज में सक्षम है। उसने क्या किया कि 2 खाने थे पर्स में, 2 या 3 जो खाने होते हैं वो थे। उसने क्या किया कि उसके पास 5,000 रुपए हैं, 500 का नोट है, 2,000 का नोट है, 100 के भी नोट है। तो उसने क्या किया कि 2,000 के नोट एक खाने में रखे, 500 के नोट एक खाने में रखे, और 100 के नोट एक खाने में रखे। देखिए
अब उसको पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसने उन पैसों को रखा था तो उसने अपनी पर्स को उसी तरीके से मैनेज कर लिया था कि किस तरीके से पर्स में अपने पैसों का प्रबंधन करना है, पैसों का मैनेजमेंट करना है। तो जैसे ही वो पैसों का मैनेजमेंट करेगा, अब उसको अपनी पर्स से पैसे निकालने में कोई दुविधा होने वाली नहीं है, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। वो अपने पैसों को उचित तरीके से निकाल सकता है, दे सकता है, चाहे पैसों की पहचान उसे आती हो चाहे ना आती हो। एक विजुअली इंपेयर्ड जॉब में चला गया और जॉब में जाने के बाद में वो क्या है, वो जा रहा है, अपने किसी टूर पे जा रहा है या कहीं बाहर जा रहा है। अब उसको क्या चाहिए, अब उस जो ब्रीफकेस, जो बैग ले जाता है साथ में, जो उसकी अटैची है, उसका भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको भी मैनेज करना है। अब उसके मैनेजमेंट में क्या होगा कि मान लिया कि आप गार्जियन हैं और आपने क्या किया कि उसका ब्रीफकेस स्वतः लगा दिया, स्वतः ही उसके ब्रीफकेस में सारी चीजें रख दी, और जब वो वहां पे गया, जब वो टूर पे गया और टूर पे जाने के बाद जब उसने अपनी चीजों को ढूंढना शुरू किया, तो उसने अपनी चीजों को जब लगाया ही नहीं था, तो ढूंढने में तो वो ढूंढ ही नहीं पाएगा कि भाई मैंने कहाँ रखा अपना शेविंग का जो बॉक्स है वो कहाँ रखा है, कहाँ मैंने अपनी शर्ट रखी है, कहाँ पैंट रखी है, कहाँ पे हमने अपना जो है पेन रखा है, कहाँ पे फाइल रखी है, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। कहाँ अपना डीओ रखा है, कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। प्रॉब्लम हो गया। ढूंढेगा, ढूंढ लेगा भी तो उसको बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। अब देखिए, जैसे ही जब उसने अपने बैग को, उसने अपने सूटकेस को, उसने अपनी अटैची को व्यवस्थित किया था, वहां पे अगर जो गार्जियन है जो उसकी अटैची को लगा रहा है, वो उससे कहे कि उसको सामान देता रहे और बोले कि आप अपने बैग को या ब्रीफकेस को स्वयं ही व्यवस्थित करिए और स्वयं ही रखिए कि कहां पे रखना है, जब वो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति स्वयं ही अपनी चीजों को रखेगा तो उसे ढूंढने में भी परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि उसने अपनी चीजों को स्वयं ही व्यवस्थित करके रखा है। तो जैसे ही वो जहां भी उसे जाना है और वहां उन चीजों को ढूंढना पड़ेगा, तो स्वयं से ही उन चीजों को बिना किसी दूसरे की हेल्प लिए अपनी चीजों को ढूंढ सकता है और अपने कार्यों को उचित तरीके से निष्पादित कर सकता है। तो मैनेजमेंट, आपने देखा कि मैनेजमेंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और प्रबंधन किए बिना हमारे जीवन में क्या परेशानियां हो सकती हैं, हमारे जीवन में क्या मुश्किलें आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, तो ये आपने देखा। और मैनेजमेंट करने के बाद हमारा जीवन कितना आसान हो सकता है, ये भी आपने देखा। लेकिन जो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनाना है, उस कॉन्सेप्ट में गार्जियन और हमारे जो गुरु, हमारे जो टीचर्स हैं, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, वी आर अ टीचर, हम लोग टीचर हैं, हम लोग अध्यापक हैं, लेकिन मैं हम लोगों को अध्यापक नहीं बोलता हूं। हम लोग अध्यापक नहीं हैं, हम लोग हैं रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट, पुनर्वास विशेषज्ञ। क्योंकि जो अध्यापक है उसका कार्य लिमिटेड है, उसका कार्य सीमित है, उसका कार्य जो है हो सकता है शिक्षा या उसके आजू बाजू ही घूमे। लेकिन जब हम अपने आप को पुनर्वास विशेषज्ञ कहेंगे तो हमारा काम किसी भी बच्चे को पुनर्वसित करना है, अर्थात उसका पुनर्वसन करना है। और पुनर्वसन करने में, पुनर्वसन की परिभाषा है कि हमें बच्चे का डेवलपमेंट ऑप्टिमम तक करना है और उससे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। और डेवलपमेंट में, विकास में, वो सभी विकास आ जाते हैं, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो वोकेशनल डेवलपमेंट हो। इन सभी चीजों में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, हम टीचर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और जब भी हम अपने आप को एक रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट सोचेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ उचित न्याय कर पाएंगे। देखिए, पुराने समय में जाएं तो शिक्षक का दायित्व तो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत जरूरी था।
जब भी गांव में, पुराने समय में गांव, अपने पिताजी से, दादाजी से पूछिएगा तो होता क्या था कि जब भी गांव में कोई भी चीजों की जानकारी लेनी होती थी, किसी भी स्कीम की, योजना की जानकारी लेनी होती थी, या किसी बारे में जानकारी लेनी होती थी, तो उस गांव के शिक्षक के पास पहुंचा जाता था। और जब उस गांव के शिक्षक के पास वो पहुंचते थे तो उन्हें जो है शिक्षक से उचित मार्गदर्शन मिलता था, और उचित मार्गदर्शन मिलने के बाद वो अपनी चीजों को, वो जो करना चाहते थे वो उचित तरीके से, पूरी तरीके से, वो जो भी योजना के बारे में पूछना है उनको सही तरीके से पता चल पाता था, और वो उससे भिज्ञ हो पाते थे, उन चीजों को जान पाते थे। ठीक है, तो वही चीज आज जैसे ही आप लोग टीचर बन के जाएंगे और टीचर के बाद में आपके पास एक तमगा लगा होगा, आपके पास एक तमगा लगा होगा कि आप विशेष शिक्षकों के शिक्षक हैं। ठीक है, तो उस गांव की उम्मीदें, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहां के बच्चों की उम्मीदें, उन दिव्यांगजनों की उम्मीदें आपसे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। और वो इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि वो ये नहीं जानते, उन्हें ये नहीं जानना है कि आप दृष्टि दिव्यांगजनों के शिक्षक हो, आप हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्तियों के शिक्षक हो, आप सीपी बच्चों के शिक्षक हो, आप लोकोमोटर वाले लोगों को ही जो है देख पाते हो या उनका पुनर्वसन कर पाते हो। उन्हें ये नहीं जानना है, उन्हें ये जानना है आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले को ट्रेन कर पाते हो। उन्हें ये जानना है, उनके माइंड में यही है कि विकलांगता संबंधी जो जानकारी लेनी होगी वो आपके पास आ जाएंगे। उन्हें अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बताना होगा, आपके पास आ जाएंगे। उनके बच्चे को कोई समस्या हो रही है वो आपके पास पूछेंगे आके। तो जब तक हम अपने आप को पुनर्वसन के लिए तैयार नहीं कर लेंगे तब तक हम में वो योग्यताएं नहीं आ पाएंगी जो योग्यताएं आनी चाहिए। और जैसे ही हम अपने आप को पुनर्वसन के लिए तैयार कर लेते हैं वैसे ही हम अपने उन छात्रों के साथ न्याय करने के उसमें होते हैं जिन छात्रों को हमारी जरूरत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी जरूरत आपसे होने वाली है, शिक्षा की जरूरत भी आपसे होने वाली है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की भी उम्मीद उनको आपसे लगी है, खेलों में कैसे वो जाएं वो उम्मीद आपसे लगी है। अगर इन सारी चीजों के बारे में मैं नहीं ये कहता कि आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको रखनी जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिससे कि जब भी उस बच्चे को या उन अभिभावक को अपने बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या के बारे में जानकारी लेनी हो वो आपके पास आए, आपसे पूछें और बहुत ही संतुष्ट होकर आपके पास से जाएं। जैसे ही वो स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे उनका बच्चा पढ़ने लायक हो जाएगा, उनका बच्चा अपने आप को सही तरीके से अपना प्रबंधन करने लगेगा, उनका बच्चा अपनी पर्सनालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर लेगा। वैसे ही आपका कार्य पूरा हो रहा है और साथ साथ में आप जो है अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपनी पदवी के साथ न्याय कर पा रहे हैं। तो जरूरी है कि एकेडमिक से इतर जो उसको शिक्षा देनी है, इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, जो भी चीजें हैं, मैथ, उनसे अलग हम लोग अगर इन एक्टिविटी को भी सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो पर्सनालिटी है वो आगे जाके इम्प्रूव होगी, और जैसे ही उनकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी वो अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं। और समाज के सबसे बड़ा, मैं एक इसमें और एक पहलू जोड़ता हूं, वो जब सबसे जरूरी है, समाज की नजरों में या समाज की नजरों में एक बेहतर व्यक्ति बन पाएंगे और समाज को पूरी तरीके से सेंसिटाइज कर पाएंगे, है ना। इससे पहले समाज सेंसिटाइज क्यों नहीं हो पा रहा था दृष्टि दिव्यांगों के प्रति? वो इसलिए क्योंकि दृष्टि दिव्यांग के बारे में जब वो सोचता था तो उसे कौन ध्यान आता था? ट्रेन में मूंगफली बेचता हुआ एक व्यक्ति, गाना गाता हुआ ट्रेन में एक व्यक्ति, भीख मांगता हुआ एक पैर जिसके नहीं है, हाथ नहीं है, वो व्यक्ति। लेकिन आज
जब हमने अपने आप को, जो दिव्यांगजन है उन्होंने अपने आप को एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, हमें बैंक में भी जाना है, हमें हर जगह जाना है, हमें अपने खेलों में भी जाना है, हमें हर जगह अपनी जो हमारा दायरा है उसको बढ़ाना है, हमें अपनी हर जगह उपस्थिति देनी है। अब क्या हुआ, समाज ने जब इन लोगों को देखा तो समाज की नजरों में एक सेंसिटाइजेशन आया, समाज सेंसिटाइज हुआ, समाज जागरूक हुआ, और समाज की नजरों में जो दिव्यांग जनों का जो महत्व है वो बढ़ा, जो दिव्यांग जनों के बारे में सोच है वो परिवर्तित हुई। और वो सोच परिवर्तित कैसी हुई, सकारात्मक रूप से परिवर्तित हुई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, जो मैं सोच रहा था वो गलत है। एक बैंक में जॉब करता हुआ व्यक्ति भी दृष्टि दिव्यांग हो सकता है, वो वहां भी पहुंच सकता है। एक आईएएस ऑफिसर भी एक दृष्टि दिव्यांगजन या दिव्यांगजन हो सकता है, वो वहां भी अपने आप को पहुंचा सकता है, या और कहीं भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर अपने आप को पहुंचा सकता है। तो यहां पर भी दिव्यांगजन, दृष्टि दिव्यांगजन है, किसी तरीके के दिव्यांगजन है, अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन, उचित दिशा निर्देश, उचित सहायक उपकरण, उचित सहायता मिले तो वो भी अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं और समाज में एक उच्च स्थान हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के इस क्लास में मैंने आपको जितना मेरी नॉलेज थी, जितना मेरा अनुभव था, उस अनुभव के अकॉर्डिंग, उस अनुभव के अनुसार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हैं तो कृपया आप अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में नागेश सर के थ्रू पूछें, जिससे कि मैं उनका उचित जवाब आप लोगों को दे सकूं। नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक दो प्रश्न बच्चों के आए थे चैट बॉक्स में, वो बहुत सरल से जी। वो एक्सरे शीट पर एक बिटिया ने पूछा था कि ब्रेल लिखा जा सकता है कि नहीं, सो मैंने उसे वहां उत्तर दिया था। जी जी। एक बिटिया ने पूछा कि पैसे को कैसे पहचानेंगे, तो जी आपने मैनुअल स्वरूप भी बताया है, जी सर। उसका भी वीडियो अपलोडेड है। और एक बिटिया ने वहां उत्तर भी दे दिया है कि रुपी चेकर, नोट चेकर। जी। ये जो बिटिया पूछ रही थी कि पैसे कैसे पहचानेंगे, नीलू शर्मा शायद है। हाँ जी सर, हम पैसे की पहचान कैसे करेंगे, नीलू श्रीवास्तव। तो इसके लिए 3 माध्यम देख सकती हो बिटिया आप। एक तो रुपी चेकर आता है प्लास्टिक का, जो 50 रुपए का मिलता है। जब से नोटबंदी हुई है तब से उसका थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, नोटों का स्वरूप थोड़ा बदल गया है ना, इसलिए। तो उसमें ये है, सर ने मैनुअली कुछ बात बताई है, उनका वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पे देख सकते हो कि मैनुअल भी उसको कैसे पहचान सकते हैं। और एक बालिकाओं के लिए विशेष रूप से एक पर्स बनाया जाता है, जिसको मैंने वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत भी किया है। उसमें 10 की नोट रखने के लिए, 20 की नोट रखने के लिए, 100 की, 500 की, 1000 की नोट रखने के लिए विभिन्न बने हुए हैं खाने, एक स्वरूप दिया गया है, उसमें रख के आप देख सकते हैं। तो नोट पहचानना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप जो पूछ रहे हैं प्यारे बच्चे हमसे, मैं सभी से, अपने से खुद भी इस बात को कहूंगा कि एक कहावत है, देसी कहावत है, पूर्वांचल की तरफ शायद ज्यादा कही जाती है कि जाके पैर न फटी बेवाई, ओ का जाने पीर पराई। तो हम आपको कैसे बताएं कि नोट कैसे पहचानेंगे, ये हमसे न पूछो, उन्हीं से पूछ ले। एक दिन मोहान रोड पर या आपके संस्थान में जो ब्लाइंड बच्चे पढ़ते होंगे ना, थोड़ी सी दोस्ती करो, 10-15 पैसे की उन्हें चॉकलेट खिलाओ और उनके पास बैठ करके देखो, पूछना मत, नहीं कदापि नहीं बताएंगे। देखो कि जब उन्हें 10 की नोट देते हो, 20 की नोट देते हो, या कुछ और कोई देता है रुपया, तो वो उसे पहचानते कैसे। जनरली मैं 2-3 साइन कह देता हूं, वैसे आप देख लीजिएगा। अगर लो विजन होता है तो आंखों के पास ज्यादा ले जाके देखते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं तो 2 प्रक्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए आपको समझने की। एक तो जिस हाथ से पकड़ेंगे उन दोनों अंगुलियों से स्पर्श को
वो पहचानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जब नोट को पकड़ते हैं तो उस नोट को अपनी नासिका के आसपास ज्यादा रखते हैं, जिससे उसमें आने वाली एक विशेष प्रकार की जो गंध है उसको वो समझ पाते हैं। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए ज्यादा अनुभव तभी होगा जब आप किसी दृष्टिबाधित जन से मिले, तो उसके आसपास का रहेगा। सर एक एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। एक बार मैंने अपने बच्चों को, जो कि हमारे पास NIVH में बच्चे आते थे, वो बच्चे आते थे आपके रिसेंटली ब्लाइंड, मतलब एक्सीडेंटली ब्लाइंड या सडनली किसी भी वजह से वो विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते थे, ब्लाइंड हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा एक स्टूडेंट ATM से अपने पैसे निकालता है, उसको ATM हैंडलिंग मैंने सिखाया था। ATM से पैसे निकालता है और वो बैंक में ही, पास में ही PNB की बैंक थी, वहाँ पे एंटर करता है और क्यू में खड़े होके वो अपने पैसे गिनता है। तो उसी क्यू में खड़े हुए 2-3 बुजुर्ग होते हैं, मैं भी साथ में था, लेकिन मैंने उसको हाथ से पकड़ा नहीं था। वो अंदर एंटर किया, क्यू में खड़ा हुआ और उसने पैसे गिने और पैसे गिन गिन के वो अपने पास रखने लगा। तो 2-3 एजेड लोग खड़े हुए थे, बोले अरे वाह, देखिए ईश्वर ने इन्हें कितनी शक्ति दी है, ईश्वर ने क्या दैवीय शक्ति इन्हें दी है, ये नोटों को खुद ब खुद देखो पहचान लेते हैं। किस तरीके से इन्होंने नोटों को पहचान लिया, नोटों को गिन लिया। और मैं वो सब देख रहा था, वो मेरा स्टूडेंट भी सुन रहा था उनकी चीजों को, मुस्कुरा रहा था धीरे धीरे और देख रहा था धीरे धीरे। तो मैं भी देख रहा था। तो क्या हुआ कि जब नहीं रहा गया तो उसने बोला कि सर, पीछे मुड़ के बोला कि सर ये कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये हमारी सेंसेस को जब हमने अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया है और उन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हमारी ज्ञानेंद्रियां इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि इन चीजों को हाथ की, मतलब उनकी उस चीज की लेंथ से, उस चीज की स्मेल से, है ना, वो उस चीज को पहचान लेती हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, वो इन चीजों को आसानी से पहचान लेती हैं। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम आराम से पहचान लेते हैं। तो उनको यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ से अपनी गड्डी में से एक नोट निकाला कि अच्छा भैया ये बताओ ये कौन सा नोट है। उसने क्या किया कि उस नोट को पकड़ा और हाथ पे उसकी लेंथ ली और बोला कि ये 100 का नोट है। तब उन्हें जाकर यकीन हुआ। मतलब जैसा सर ने बताया है कि अगर आपको देखना है कि हम लोग कैसे सीखे हैं, हम लोग इन दृष्टि दिव्यांग जनों के साथ काम करके सीखे हैं। हमने उनकी एक्टिविटी को देखा, महसूस किया और उनको मॉडिफाइड कैसे करना है ये देखा। और हमने क्या किया कि उनके लिए एक बेटर, जो और अच्छी एक्टिविटी होती है, उसका निर्माण किया। ये कहीं किताब में लिखी चीजें नहीं मिलेंगी, ये पुस्तकों में आपको, यूट्यूब, गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ये सब चीजों का निर्माण क्रिएशन से हुआ है, क्रिएटिविटी से हुआ है और उन्हीं दृष्टि दिव्यांग जनों के अनुभव से हुआ है, उन्हीं दृष्टि दिव्यांग जनों के क्रियाकलाप से हुआ है, जिनके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर एक प्रश्न आया है जी सर। बड़े दिन बाद, लगभग 10 साल बाद यह प्रश्न आज आया है। हमारे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, आज पता चल रहा है, बड़े नन्हे नन्हे हैं भाई। एक बिटिया ने पूछा है, मैं नाम नहीं लूंगा, सर क्या दृष्टि दिव्यांग बच्चे हम सब की तरह सपना देखते हैं? जिस बिटिया ने पूछा है उसकी आंख पे पट्टी बांधो, देखो उसको सपना आता है कि नहीं। देखिए सर, मैं इसमें जरूर, इसने इस सवाल किसी क्यूरियोसिटी की वजह से किया है और इस सवाल को मैंने भी बहुत साल पहले किया था, तो मैं भी उसी स्टेज में था, तो मैं उसकी जो भी स्टेज है उसको समझ सकता हूँ। वो बिल्कुल जायज है, उसका सवाल हो सकता है, क्यूरियोसिटी हो। देखिए 2 तरीके के दिव्यांगजन, दृष्टि दिव्यांगजन हमारे समाज में है। एक वो जिन्होंने समाज को पूरी तरीके से देखा था, जिनमें दृष्टि थी और वो दृष्टि दिव्यांग हो गए, पहले उनमें अनुभव थे, उन्होंने उस समाज को देखा हुआ था, उनके कॉन्सेप्ट थे उस समाज के प्रति। तो ऐसे लोगों में जो सपने होते हैं
वो सपने जरूर आते हैं, और हमारी और आपकी तरह ही वो सपने आते हैं, क्योंकि हम समाज में जो देखते हैं वही हमारे सपनों में आता है, ये रियली है। या जिन चीजों को महसूस करते हैं वही हमारे सपनों में आता है। यही सवाल मैंने बचपन से एक दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति था उससे पूछा था, क्योंकि उसके वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे हैं। सूरज का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है जैसा हमारा है, आवाज मम्मी का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है जैसा हमारा है, पापा का कॉन्सेप्ट, कुत्ते का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है जैसा हमारा है। तो जिस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट बना हुआ है और जिस तरीके से आवाज के तरीके से, आवाज से उनके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, तो स्पर्श से उनके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, उसी तरीके से उन्हीं कॉन्सेप्चुअल चीजों को लेकर जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो उसी तरीके से उनके मन में विराजते हैं, या उसी तरीके से उनके मन में वो स्वप्न आते हैं जिस तरीके से उन्होंने समाज को या चीजों को महसूस किया हुआ है। क्या सर मैं यहाँ पे सही हूँ? नागेश सर आप भी बिल्कुल अपना बिल्कुल बिल्कुल सत्य है सर। और मैं बच्चों को बताऊं, ये जो सपने हैं ना, ये कल्पना की उड़ान है। इसके लिए दृष्टि का होना न होना, सपने के लिए दृष्टि का बहुत महत्व नहीं है, ऐसा आप न सोचे। जिसके पास दृष्टि है उसके पास भी सपने हैं, और जिसके पास दृष्टि नहीं है उसके पास भी अपने सपने, सबके अपने अपने सपने हैं। हमारे बच्चे पहले जब हम लोग पढ़ते थे विकास सर, तो शायद उसी दौरान गाना सुना था या पता नहीं कब सुना था, एक गाना था, कोई गा रहा था हीरो कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अब बताइए, अब इसके लिए कौन सी दृष्टि चाहिए, जब इतनी बृहद दृष्टि है कि अब मैं क्या कहूं कि नायक या नायिका की दृष्टि उतनी दूर तक पहुंच रही है, तो बिटिया रानी इसमें अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात प्रमाणित है कि दृष्टि दिव्यांग बच्चे भी सपना देखते हैं। अब आगे चलते हैं। रुचि पाल ने एक प्रश्न पूछा, इसका प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है। हस्बैंड और वाइफ दोनों ब्लाइंड है, घर में कोई भी साइटेड नहीं है, तो उनका किचन कैसे मैनेज होगा? देखिए मैंने आपको बताया है, रुचि पाल पूछ रही है ना प्रश्न। रुचि बेटा, मैंने आपको बताया था जब आपकी क्लास में भी पढ़ाया था कि जो भी दृष्टि दिव्यांगजन है वो अपना ओरिएंटेशन करता है ना। वो उसने क्या किया है, उसने अपना किचन का ओरिएंटेशन कर लिया है। उसने किचन का ओरिएंटेशन कर लिया है, और किचन कहाँ पे गैस रखनी है स्लैब उसे पता है, अलमारी है 2-3 उसे अलमारी पता है, उसे जो रैक लगा है बर्तन वाला उसे वो पता है। अब वो क्या करेगा, वो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति क्या करेगा, वो अपनी चीजों को मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा? उसने क्या किया, जहां पे बर्तन रखने वाला रैक है, उस बर्तन रखने वाले रैक में क्या किया, अपने प्रॉपर बर्तन रख दिए। अब जब उसने खुद से ही बर्तन रखे हैं तो उसे खुद से ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आने वाली। उसने क्या किया कि चाय, चीनी और जो सारी चीजें हैं वो खुद से रखी हुई हैं अलमीरा में, लेफ्ट या राइट साइड की तरफ। तो अब वो क्या करेगा, उसने खुद से लेफ्ट या राइट साइड की तरफ रखी हैं तो उसे ढूंढने में भी परेशानी नहीं आने वाली। तो वो क्या करेगा, खुद से राइट या लेफ्ट साइड में ढूंढ सकता है। उसने क्या किया है, तो उसने डिब्बों का, जब उसने दाल वगैरह रखी हुई थी तो उसने क्या किया था, डिब्बों का आकार चेंज कर दिया था। डिब्बे अलग अलग बनावट के ले लिए थे। जब उसने डिब्बे अलग अलग बनावट के ले लिए थे तो उसे पता है कि चौकोर डिब्बा अरहर की दाल का है, और जिसमें जो हेक्सागोनल है, जिसमें 6 वो है सतह हैं, तो वो जो है वो किसी मसूर की दाल का है या किसी और चीज का है। तो जब उसने खुद ब खुद, उसने चम्मच कहाँ पे रखने हैं ये भी उसने खुद ही रखे हैं तो उसे खुद पता है। उसने लाइटर कहाँ पे रखना है खुद ब खुद रखा है, इसलिए खुद ब खुद पता है कि कहाँ पे रखना है। तो जब उसने खुद ही अपनी चीजों को, अपने किचन को व्यवस्थित किया है तो उसे खुद ढूंढने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये परेशानी तब आती है जब उसने खुद व्यवस्थित न किया हो, खुद किचन को न व्यवस्थित किया हो, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसके साथ सहयोग के बिना अकेले ही जाकर उसके किचन को व्यवस्थित कर दिया हो और बोला हो नई बहू की तरह कि जाओ किचन में और कुछ स्पेशल बना के लाओ। अब जब नई बहू पहुंची है तो वो किचन में ढूंढेगी कि कहाँ भैया क्या चीज है और कहाँ क्या चीज रखी है, तो उसे जरूर परेशानी आएगी।
लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद ब खुद चीजों को रखता है तो उसे उन चीजों को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज में गया हूं जहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही दृष्टि दिव्यांग हैं, और जब मैं उनके घर गया तो उनके घर का प्रबंधन देख के, उनके घर का मैनेजमेंट देख के मैं चकित रह गया। हम लोग भी अपने घर को इस तरीके से सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते होंगे जिस तरीके से उन्होंने अपने घर को मैनेज किया था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, शर्ट पैंट उठा के फेंक देते हैं इधर उधर, लेकिन वो अगर शर्ट रखना है तो वो उचित जगह रखेंगे जहां पे उन्हें रखना होता है। और उन मैडम ने, हमारे एक सर थे पीताम्बर पीएस चौहान सर, उनकी मैडम थी स्वयंबरी चौहान मैडम, उन्होंने मुझे चाय बना के पिलाई, इतनी स्वादिष्ट और इतनी बढ़िया चाय, मुझे वो आज भी उस चाय का स्वाद ध्यान आता है। तो जो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको अगर वो खुद से चीजों को मैनेज कर रहे हैं तो उनको उन चीजों को ढूंढने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। नागेश सर, एक बच्ची है आकांक्षा शर्मा, मुझे पता नहीं है किस इंस्टीट्यूट से है, लेकिन जरूर उसका जो क्वेश्चन है वो लिख रही है कि मोबाइल फोन किस तरीके से यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चन टाक बैग के द्वारा, बस यहाँ पे आपको यही बताया जा सकता है, टाक बैग के द्वारा। नहीं सर, ये तो मैं मतलब उस जिस आकांक्षा शर्मा किस संस्थान से हैं, कुछ सर कुछ बताएंगे? बिटिया आकांक्षा, सुन पा रही हो? आकांक्षा किस सेमेस्टर से हैं और किस संस्थान से हैं? शायद आकांक्षा नहीं सुन पा रही है। नीचे कोई और जुड़े हैं सर, महेश मेधा, आकांक्षा सर यूट्यूब चैनल है क्या आपका? हाँ, तो महेश जी है भैया, कितनी बार बताया है आप लोगों को, है उसमें देख लीजिएगा। एक और प्रश्न ले लेते हैं सर, बस आज का सेशन पूरा करते हैं। एक निशांत बेटे ने प्रश्न कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग घर को बड़ा अच्छा प्रबंधित कर देते हैं, बहुत बढ़िया कर देते हैं, हमारा छोटा भाई, हमारी बहन, हमारी बिटिया या कोई और दृष्टिबाधित है तो हमने घर को बहुत व्यवस्थित कर दिया, बहुत सुनिश्चित कर दिया, सुंदर कर दिया। लेकिन अब लक बाई चांस, कोरोना काल तो हमेशा रहेगा नहीं, ये जैसे बीत जाएगा तो प्रगट होंगे हमारे रिश्तेदार, और जब वो प्रगट होते हैं तो कुछ चीजों को इधर से उधर रख देते हैं। ऐसी स्थिति में जो वीआई बच्चों को प्रॉब्लम होगी उससे कैसे बचा जाए? बिल्कुल, देखिए इसमें सेंसिटाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी है कि उन लोगों को सेंसिटाइज करना जो विजुअली इंपेयर्ड के आसपास हैं, ठीक है, उन लोगों को सेंसिटाइज करना जरूरी है। और अगर वो चीजों को जो रिलेटिव आए और उन चीजों ने इधर से उधर, उधर से इधर इन चीजों को कर दिया तो जरूर परेशानी होने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो समस्या जरूर होगी। तो इसीलिए जब भी हम सेंसिटाइजेशन शुरू करते हैं या जागरूक करना शुरू करते हैं तो सेंसिटाइजेशन का पहला केंद्र बिंदु पेरेंट्स और उसके रिलेटिव होते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स को, और पेरेंट्स के बाद में पेरेंट्स के थ्रू रिलेटिव को। ठीक है, अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स भी घर में होंगे, और जैसे ही अगर रिलेटिव्स ने चीजों को इधर उधर कर दिया है तो जो रिलेटिव ने इधर उधर अगर चीजों को उसकी इधर उधर किया है तो पेरेंट्स विशेष ध्यान रखेंगे और पेरेंट्स उन चीजों को पुनः व्यवस्थित कर देंगे, उसी जगह पर रख देंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के बारे में पूरी तरीके से अवेयर हैं या जागरूक हैं। लेकिन अगर वो दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति हस्बैंड वाइफ हैं और उनके घर में कोई रिश्तेदार रिलेटिव आए हैं और उन्होंने इधर उधर किया है तो जरूर जैसे ही वो घर में इंटर करेंगे तो घर में इंटर करने के बाद में उन्हें महसूस होगा कि घर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित है। उनके दिमाग में एक अलग सी सोच डेवलप होगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ब्लाइंड हैं, हमारे भाई बहन, चाचा चाची या कोई भी जो रिलेशन उनसे लगता है, उनका घर बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित है। और जैसे ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लाइटर एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, और लाइटर जब एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखा और जैसे ही वो विजुअली इंपेयर्ड उस किचन में घुसा, उसे लाइटर नहीं मिला तो इधर उधर उसने हाथ मारा, और हाथ मारने के बाद में जब उसे लाइटर नहीं मिला तो उसने कहना शुरू किया कि लाइटर मैं हमेशा यहीं पे रखती हूँ, यहाँ से लाइटर किसने हटा दिया, कहाँ ये लाइटर गया।
ठीक है। जैसे ही वो लेडी इस तरीके से, या वो घर का जो भी बड़ा व्यक्ति है या दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति है, जब वो बोलेगा तो जरूर उस घर में आए रिलेटिव उससे सेंसिटाइज होंगे और उस चीज को उठाकर उसी जगह पे रख देंगे जहां पे रखना चाहिए। मतलब देखिए, सेंसिटाइजेशन में सभी का रोल है। सेंसिटाइजेशन में उस व्यक्ति का रोल भी है जो कि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति है, उस टीचर का रोल भी है जो उनका शिक्षक है, उस पेरेंट्स का रोल भी है जो उनके पेरेंट्स हैं। ठीक है। तो सेंसिटाइजेशन जरूरी नहीं कि वो स्टार्टिंग से आ जाए, सेंसिटाइजेशन धीरे धीरे आता है और हो सकता है एक बार प्रॉब्लम हो, लेकिन निश्चित ही ये प्रॉब्लम कंटिन्यू जारी नहीं रहेगी। जैसे ही वो व्यक्ति सेंसिटाइज होता जाएगा, ये प्रॉब्लम अपने आप दूर होती जाएगी। तो निश्चित ही शुरुआत में प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब लगभग 12:20 हो चुका है। 1 घंटे 20 मिनट की क्लास हुई। हम लोग थोड़ा सा अब इसके पूर्णाहुति की तरफ चलते हैं। सभी को मैंने शुरू में सूचित कर दिया था, फिर से बता दे रहा हूं, 4 बजे से हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 5 विश्वविद्यालयों के जो उत्कृष्ट प्रोफेसर हमारे बीच में होंगे, उनको सुनने के लिए सभी लोग जुड़िए। और सभी लोग आज हिंदी दिवस पर अपनी अपनी जो बातें हैं वो भी रखेंगे और सर लोगों को सुनेंगे। सभी को आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद, तथा विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी हम लोगों के मध्य में बहुत विशेष रूप से और एक एक सुंदर